तो उदाहरण हम पढ़ेंगे। संपूर्ण जो कोटि है उसको ज्ञात करने के लिए तो प्रश्न रहेगा निम्नलिखित एक प्रश्न लेकर हम कई अभिक्रियाओं को तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष कोटि तथा संपूर्ण कोटि ज्ञात कीजिए तथा संपूर्ण कोटि ज्ञात कीजिए। विमाएँ भी हमको ज्ञात करना है इसमें, तो आप ये कहोगे विमाएँ भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से अब हम प्रश्न है इसका अभ्यास करेंगे। अब पहली अभिक्रिया हम लिख देंगे, जैसा ये अभिक्रिया रहेगी इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लेकर पढ़ेंगे और N2O और NO2 बनता है। N2O बनेगा और NO2, इसको 3 बार यहाँ ले लेंगे। तो इस तरह से इसका रेट जो है निर्भर करेगा इस तरह से NO पर ना। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो रेट है वो निर्भर करेगा K और NO पर। तो इस तरह से यह अभिक्रिया रहेगी और NO के ऊपर हम कितना रखेंगे, 2 की घातांक रखेंगे। तो इस तरह से एक दूसरी अभिक्रिया भी हम पढ़ेंगे B, इसमें एसिटाल्डिहाइड लेना है। तो ये हो गया, ये जो पदार्थ है NO, इसका हमने लिख दिया। तो NO जो है इस प्रकार से रहेगा और इसके लिए हम लोगों ने अभिक्रिया लिख दिया। अब दूसरा आ जाते हैं CH3CHO। कौन सा लेना है? अब दूसरी बार हमको एसिटाल्डिहाइड को लेना है। तो एसिटाल्डिहाइड इस तरह से यहाँ रहेगा, इसको लेकर हम आगे पढ़ेंगे। अब एसिटाल्डिहाइड जैसे ये हो गया CH3CHO, तो ये आगे जो है विघटित होगा तो CH4 बनेगा। ये देखिए CH4 बन जाता है और आगे जो है CO बनता है, इस तरह CO बनेगा और इसका जो रेट रहेगा इसको भी हम लोग जानेंगे। तो इसका जो रेट रहेगा इस तरह से, और ये हो गया। अब इसमें एसिटाल्डिहाइड को ही आप लिख दोगे, CH3CHO को लिख दोगे और यहाँ पर जो है इस तरह से CH3CHO को ही इस बार आपको लिखना है और इसमें से जो घातांक रहेगी वो कितना रहेगी, 3/2 रहेगी। 3/2 जो है देखने को मिलेगी इस बार। तो ये हो गया। अब और आगे हम तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं जिसको हमको पढ़ना है। तो तीसरी अभिक्रिया में जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब इसकी क्लोरीन से क्रिया होगी तो CCl4 बनेगा, मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। CCl4 ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब एक H बचा है और एक Cl बचा है, तो ये HCl भी आप लिख दोगे जो। अब इसका भी रेट यदि हम जाने 3-2 पदार्थों पर निर्भर करेगा, तो इसका जो रेट रहेगा इसमें हम लिख देंगे, ये 2 पदार्थ को लिखेंगे। एक कौन सा रहेगा, CHCl3, दूसरा पदार्थ कौन सा रहेगा, Cl2।
तो इन दो पदार्थों के सांद्रण पर इसका रेट जो है निर्भर करेगा। तो इनके भी हम घातांक लिख देंगे। तो इस तरह से इसका घातांक हो गया। तो ये तो अभी प्रश्न है, प्रश्न लिखा गया आपने जैसा कि देखा। और ये 3 समीकरण हैं जिनका हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला कौन है बताइए? NO है। NO लिया गया है और इसको संतुलित किए हैं, N2O और NO2 बना है, रेट है, इस तरह से हम लिख दिए। इसमें CH3CH हो रहेगा, इसमें CH4 और CO बनेगा और इसका भी रेट जो है हम लिख दिए हैं CH3CHO। और इस तरह से आप देखोगे। तीसरा जो है वो कौन है? क्लोरोफॉर्म है। हाँ, CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरीन की क्रिया हुई है, CCl4 बना है, HCl बना। और रेट जो रहेगा इस CHCl3 और क्लोरीन पर रहेगा और यहाँ पर इस तरह से इसका भी घातांक लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसका हल आगे हम बढ़ते हैं। हल तो पहले के लिए हम पहले निकालते हैं A के लिए। तो A का जो है रेट हम जानेंगे इस तरह से। तो रेट जो है आप जैसा कि देख रहे हो K और NO और इस तरह से कितना रहेगा? 2। तो ये आपने लिख दिया। NO के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि यदि पहले हम जानेंगे तो यहाँ आप लिखोगे NO के सापेक्ष क्या लिखना है? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। तो इसका मान आप लिख दोगे तो कितना दिख रहा है? NO के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान 2। अब इसको हम कहेंगे कि अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि कितनी होगी, उसको आप लिखोगे। तो अब है अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि। तो इसको भी आप लिख दीजिए कि अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि वो भी कितनी रहेगी? 2 रहेगी। अब K का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो K में क्या रहेगा? यहाँ पर रेट रहेगा। रेट मतलब दर रहती है ना। और कौन से पदार्थ का सांद्रण रहेगा? NO। और कितना रहेगा? 2 बार। अब इसको इकाई लिख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोल लीटर ऋण 1 सेकंड ऋण 1। तो मोल हो गया लीटर ऋण 1 सेकंड ऋण 1, ऐसा इकाई लिख दिए। अब इसका लिखोगे तो इसका रहेगा मोल और लीटर ऋण 1 और उसका वर्ग। तो मोल लीटर ऋण 1 लिख दिए और इसका क्या रहेगा? वर्ग रहेगा। अब इसको यदि हल करोगे तो उत्तर कितना बचेगा? तो इसको आप देख रहे हो तो लीटर यहाँ बच जाएगा और यहाँ पर बचेगा मोल और ऋण में मान आएगा। हाँ, तो ऋण 1 बच गया और इधर क्या बच गया? सेकंड ऋण 1। तो इतना जो है लीटर, मोल ऋण 1 और सेकंड ऋण 1। तो हम कह सकते हैं कि दर स्थिरांक जो यहाँ है K की जो विमाएँ हैं, अतः दर स्थिरांक K की विमाएँ और अभी जो आपने लाया है कितना लाया है? लीटर और मोल ऋण 1 सेकंड ऋण 1 होगी। तो इतना जो है आपको मान मिलेगा लीटर, मोल ऋण 1 और सेकंड ऋण 1। ये कौन सी अभिक्रिया के लिए अभी पढ़ लिए? NO के लिए। ठीक है, तो NO के लिए आपने देखा कि रेट जो है उसको पढ़ा गया जैसा कि प्रश्न में है। NO के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 2 होगी। और अभिक्रिया की जो संपूर्ण कोटि है उसका मान भी कितना होगा? 2 होगा। K का मान रेट बटे सांद्रण को रख दिए, इसका मान मोल लीटर ऋण 1 सेकंड ऋण 1 आएगा। और नीचे जो है मोल लीटर ऋण 1 का क्या होगा? वर्ग होगा। वर्ग यहाँ भी है इसलिए वर्ग होगा। बचेगा कितना? लीटर मोल ऋण 1 सेकंड ऋण 1। तो दर स्थिरांक की विमाएँ लीटर, मोल ऋण 1 सेकंड ऋण 1 होगी। तो ये आपने पहले समीकरण का पढ़ा। तो ये अभी आपने जो देखा है, ये जो लिखा है, ये ही उत्तर है।
तो ये अभी आपने कौन सी अभिक्रिया के लिए पढ़ लिया? पहली अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है उसके लिए आपने लिखा, तो ये जो आया था उसी को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब हम बी अभिक्रिया के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? बी अभिक्रिया के लिए। तो बी लिख दीजिए आप। बी अभिक्रिया का यहाँ रेट लिख दीजिए। तो बी अभिक्रिया का रेट जैसा आपने पढ़ा था, क्या लिखा हुआ है? KCH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड, और उसके लिए घातांक कितना है? 3/2। तो इसको लिख दिए। अब इसको हम पहले की तरह कहेंगे कि जो एसिटाल्डिहाइड है उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, तो CH3CHO के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। तो जैसा हर बार कहते हो, तो इस बार यही इसको लिख देंगे 3/2, 3/2। अब अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि भी यही होगी, तो आप लिख दोगे अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि। तो अभिक्रिया की जो संपूर्ण कोटि है उसको भी आप लिख दोगे, वो भी कितना होगी? 3/2। ये लिख दिया गया। अब इसका K का मान निकालोगे तो K में रेट आ जाएगा, इस तरह से रेट लिख दिए। तो K का मान निकाल रहे हैं, तो रेट जैसा कि पिछली बार लिखे थे उसको लिख दिए, और उसके बटे अब सांद्रण लिखना पड़ेगा। तो पिछले बार जैसे लिखे थे इस बार CH3CHO रहेगा और 3/2, 3/2 ये सांद्रण होगा। अब दर का लिखोगे तो कैसा होता है? तो मोल लीटर, तो यहाँ पर लिख दोगे मोल लीटर ऋण 1, मोल लीटर ऋण 1 आप इसको लिख दोगे, और सेकंड ऋण 1 बटे आप एसिटाल्डिहाइड का भी लिख दोगे, तो उसका कितना हुआ करता है? तो मोल लीटर ऋण 1 और उसकी कितना रहेगा? घातांक 3/2। तो इस तरह से एसिटाल्डिहाइड का लिख दिया गया और इसमें 3/2 की घातांक लगा दी गई। अब इसके आगे इसको और अधिक हल करना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बराबर। अब ध्यान से देखिए कितना बचता दिख रहा है, तो इधर आपको रहेगा मोल और लीटर ऋण 1 ये बचता हुआ दिख रहा है, और इसके अलावा भी आपको मान है जो द्वितीय कोटि में है, और इसके लिए घातांक लगाएंगे हम ऋण 1/2 इस तरह, और सेकंड ऋण 1 इतना जो है हमको द्वितीय कोटि में मिल रहा है। अब इसको लीटर यदि हल करें तो लीटर जो है उसका जो मान रहेगा यहाँ पर आधा मिलेगा, अर्थात इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? 1/2 रहेगी, और मोल का मान ऋण में मिलेगा और आधा, तो यहाँ पर मोल ऋण 1/2 इतना मिल जाएगा। अब क्या बच गया इसमें से? सेकंड, तो सेकंड जो है यहाँ पर ऋण 1 प्राप्त होगा। सेकंड कितना प्राप्त होता है? ऋण 1। तो इस तरह से लीटर जो है उसका घातांक कितना रहेगा? 1/2। मोल का कितना रहेगा? ऋण 1/2, और सेकंड का कितना रहेगा? ऋण 1। तो ये हो गया, और ये कैसे हुआ? दर लिखे और एसिटाल्डिहाइड का लिख दिए। हाँ, तो ये तो इसका जो मान था दर का कितना था? मोल लीटर ऋण 1 और सेकंड ऋण 1 ऐसा था, और इसका जो मान था एसिटाल्डिहाइड का वो कितना था? मोल लीटर ऋण 1, और उसमें कितने घातांक लगा था? 3/2 का।
तो एक इसका पढ़ा गया बी अभिक्रिया का। तो बी अभिक्रिया के लिए आपने देखा कि किस तरह से हम संपूर्ण पहले सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि निकाले। तो सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि यही है जो घातांक है। फिर अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि निकाले, वो भी वही मान होता है 3/2। फिर हम दर निकाले एस्टेल्डिहाइड के लिए, इस बार मान लिखे। फिर इसका दर का जो मान है उसको रख दिए। फिर इसके बाद ये जो मान है एस्टेल्डिहाइड का उसको रख दिए और हल किए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और हल करने से लीटर का 1/2, मोल का -1/2 और सेकंड का -1 मान प्राप्त हुआ। तो ए और बी अभिक्रियाओं के पढ़े गए। अब किसकी बारी रहेगी? अब सी अभिक्रिया को पढ़ा जाना है। तो सी अभिक्रिया के लिए भी रेट है। तो रेट कैसा लिखा हुआ है तो आप प्रश्न से देख लीजिए। CHCl3 और इधर किसका रहेगा Cl2 और घातांक कितने की रहेगी 1/2। तो जैसा कि रेट दिया गया है तो इसको आपने लिख दिया। तो ये है रेट जो तीसरा सी अभिक्रिया के लिए दिया गया है। CHCl3 के सापेक्ष कोटि आप कहोगे थे कितना होगा? तो CHCl3 के सापेक्ष कोटि, तो इसका मान आप लिख दोगे कि CHCl3 के सापेक्ष कोटि कितना आएगी। तो इसको आपको 1 लिख देना है, ठीक है। अब दूसरा बचेगा Cl2 रहेगा यहाँ पर। तो Cl2 का भी हम लिख देंगे, उसके सापेक्ष कोटि कितना आएगी तो के सापेक्ष कोटि। अब इसको भी हम लिख देंगे तो उसका मान कितना आएगा 1/2। तो Cl2 के सापेक्ष कोटि कितना आ गई 1/2। अब क्रिया की संपूर्ण कोटि अब आपको लिखना है तो उसको भी आप लिख दोगे। अब क्रिया की संपूर्ण कोटि, संपूर्ण कोटि में जोड़ दोगे। किसको जोड़ोगे? 1 धन 1/2। तो इन दोनों को जोड़ दिया गया, 1 को और 1/2 को। तो इनको जोड़ने से 3/2 आएगा। 1 और 1/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3/2। तो ये जोड़ के लिख दिया गया। अब हम बात करते हैं कि k बराबर कितना हो जाएगा इसका। तो k बराबर रेट ऊपर रहेगा जैसा कि हम लिखते रहे हैं, बटे नीचे जो है दोनों का लिख देंगे। किसको किसको लिखोगे? ये वाले को। तो कितना रहेगा CHCl3 और दूसरा कौन रहेगा Cl2। और उत्तर यहाँ पर घातांक लिख देंगे 1/2। तो इस तरह से जैसा था प्रश्न में लिख दिया गया। अब इसका मान रखते हैं, मान रख के आगे हल करते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ से आगे जैसे मान रखोगे दर का मान, दर का मान आप सब जानते हो कितना होता है। अभी अभी पढ़ रहे हैं कि मोल लीटर ऋण 1 और सेकंड ऋण 1। तो इसको मान को रख दिए। दर का मान कितना है? यह मोल लीटर ऋण 1 सेकंड ऋण 1। अब नीचे फिर से 2 बार है इसके लिए। तो इसके लिए हो जाएगा मोल लीटर ऋण 1 और इसके लिए भी हो जाएगा मोल लीटर ऋण 1। हो गया। तो इसके लिए भी लिख दिए, इसके लिए भी। और घातांक कोई है, कितना है अभी तो उसको लिख देते हैं 1/2। तो जो घातांक थी उसको हमने लिख दिया। अब इसको आगे यदि हम देखें कितना बचेगा तो ये दोनों ऊपर नीचे को यदि हम काटें और कितना बचेगा उसको हम लिखना है। तो यहाँ पर आप पाओगे कि मोल लीटर ऋण 1। अब ये जो है आधा घातांक रहेगी और सेकंड ऋण 1। इस तरह से जो है
हमको मान जो है प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर ऋण जो रहेगा और ऋण 1/2 ऐसा आपको बचेगा, ऋण 1/2 और सेकंड ऋण 1, इतना जो है बचता है मोल। और लीटर ऋण 1 और घातांक कितने रहेगा, ऋण 1/2 और ये रहेगा सेकंड ऋण 1। अब इसको अंतिम जो है हम हल करें तो लीटर का मान कितना आएगा, मोल का कितना आएगा और सेकंड का कितना। तो लीटर का मान जो है 1/2 आएगा और मोल का मान भी 1/2 आएगा और सेकंड का मान कितना आएगा, ऋण 1/2। अब इसमें से जो मोल है वो कैसा रहेगा, ऋण रहेगा। तो लीटर जो था वो जो है धन में रहेगा 1/2, घातांक रहेगी, मोल का कितना रहेगा, ऋण 1/2 और सेकंड जो ऐसा कि दिख रहा है सेकंड ऋण 1 होगा। तो अभी अभी जो पढ़ा गया वो कौन सी अभिक्रिया के लिए था, तीसरी सी अभिक्रिया के लिए, जिसमें CH Cl3 और Cl2 जो है लिए गए थे। तो इसका रेट हमने देखा जैसा प्रश्न में दिया है उसको लिख दिया सबसे पहले। फिर CH Cl3 के सापेक्ष कोटि हमने पढ़ा 1, Cl2 के सापेक्ष कितना दिख रहा है, तो 1/2 दिख रहा है, उसको लिख दिए। फिर संपूर्ण जो कोटि है उसको यदि हम जानना चाहें तो 1 और इसको जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, रेट लिख दिए इस तरह से CH Cl3 और 1/2। अब इसके मान रखे तो मोल लीटर ऋण 1 सेकंड ऋण 1 जो है ये मान था, दर का रेट का रख दिए, मोल लीटर ऋण 1 मोल लीटर ऋण 1 दोनों CH Cl3 और क्लोरीन के मान होंगे, 1/2 का हम घातांक रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मोल जो है लीटर ऋण 1 मिलेगा, हाँ, और इसमें घातांक रहेगी ऋण 1/2 और सेकंड समय जो है उसकी भी रहेगी तो ऋण 1। तो अंत में उत्तर मिलेगा यल मतलब लीटर, लीटर का घातांक कितना है, धन में 1/2 और मोल जो है वो ऋण 1/2 रहेगा, कितना रहेगा, ऋण 1/2। और सेकंड जैसा कि आप देख रहे हो सेकंड जो है वो कितना उत्तर आएगा, ऋण 1। तो इस तरह से मोल ऋण 1/2, लीटर धन में 1/2 और इतना। तो ये 3 अभिक्रियाएं थी जिनके लिए हमने क्या पढ़ा, संपूर्ण कोटि और उनकी विमाएं। तो 3 अभिक्रियाओं के लिए अभी हम लोगों ने जाना संपूर्ण कोटि और उनकी विमाएं। तो आपने अंकित प्रश्न अभ्यास किया। अब इसके बाद हम प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए समीकरण पढ़ेंगे। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण पढ़ेंगे। तो आपको जैसा कि हम जानते हैं प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आप ऐसी कहोगे
कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, सांद्रता पर निर्भर करती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब कोई भी एक अभिक्रिया को लेकर पढ़ना है कि माना कि कोई अभिक्रिया, अब इसको आप ले रहे हो, इसमें से ये पदार्थ है क्रियाफल, ये पदार्थ जो है आगे चल के क्रियाफल बना रहा है, क्रियाफल इसको आप पढ़ते हो। तो माना कि कोई जो अभिक्रिया है ये है, उसके सहायता से क्या बन रहा है, क्रियाफल। अब ए का जो आरंभिक सांद्रण है उसको आपको बताना होगा, क्रियाफल है। अब आप लिखोगे ए का आरंभिक सांद्रण, ये जो पदार्थ है उसका आप क्या कह रहे हो, आरंभिक सांद्रण। उसको आप 1 ग्राम अणु प्रति लीटर आप ले लेते हो। 1 ग्राम अणु प्रति लीटर है। तो इसमें आप ये कहोगे टी समय पश्चात यदि आप देखोगे तो x ग्राम अणु अभिक्रिया कर लेंगे। तो आप लिखोगे टी समय पश्चात कितना क्रिया कर गए, x ग्राम अणु जो थे वो क्रिया कर गए। तो x ग्राम अणु अभिक्रिया कर लेते हैं, ऐसा आपको लिखना है, अभिक्रिया कर लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं उसी बात को लिखना है। अब जिससे उसका सांद्रण जो अब हो जाएगा, जिससे सांद्रण अब कितना हो जाएगा, तो सांद्रण अब ऐसा रहेगा A माइनस x, कितना हो जाएगा, A माइनस x ग्राम अणु रह जाता है। तो उसको आपको कहना है ग्राम अणु रह जाता है। अब इसके आगे यदि हम कहते हैं सक्रिय मात्रा नियम के अनुसार टी समय बाद अभिक्रिया की दर कितनी होगी, तो सक्रिय मात्रा समीकरण अनुसार जो अभिक्रिया की दर है, खासकर टी समय बाद अभिक्रिया की दर, तो इसको आप लिखोगे अभिक्रिया की दर डेल x बटे डेल टी, डेल x बटे डेल टी, और उस समय पर एक ही सांद्रता के समानुपाती होती है। तो उस समय एक ही सांद्रता, उस समय सांद्रता कितना रहेगा, A माइनस x के समानुपाती होती है, पाती होती है। तो जो चीज़ आपको दिख रही है उसको आप लिख दोगे। अब इसी के आधार पर आप आगे बढ़ोगे कि डेल x बटे डेल टी समानुपाती होगा A माइनस x। तो ये समानुपातिक चिन्ह आप लिख दोगे ये। तो इतना जैसा कि आपने कहा था उसी को लिख दिया। ये समीकरण क्या हो गया, 1। अब इसके बाद इसको हटा देंगे, k आएगा, तो डेल x बटे डेल टी बराबर k A माइनस x। ठीक है, इसको हटा दिए, एक स्थिरांक आ गया, स्थिरांक क्या रहेगा, k, और ये हमारा समीकरण अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल x, इसको इधर ले आ रहे हैं मतलब A माइनस x बराबर k, इसको इधर ले आए तो डेल t। तो ये जो हमारा समीकरण आ गया वो कौन सा होगा, 3। तो यहाँ ले आए, इसको जो है यहाँ। तो इस तरह समीकरण 3 आ गया है हमारा। तो ये आप लिखोगे कि जो समीकरण 3 आया है
तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर जो समीकरण 3 आ गया है उसका हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर। अब समीकरण 3 का यदि हम समाकलन करें जैसे दिख रहा है तो ये समाकलन का चिन्ह है और यहाँ हो जाएगा डेल एक्स बटे ए माइनस एक्स। अब बाकी इसमें भी समाकलन हो जाएगा तो ये हो जाएगा समाकलन के और डेल टी। तो ये समीकरण आप और आगे हो गया। अब इसको और अधिक हल करोगे तो ये ऐसा रहेगा समाकलन डेल एक्स अपान ए माइनस एक्स, ये तो है ही है, तो ए माइनस एक्स बराबर। अब इसको यदि हम प्राप्त करें तो ये हो जाएगा के टी प्लस सी। और ये तीसरा समीकरण था। अब उस हिसाब से कौन सा समीकरण हो जाएगा, चौथा। तो ये चौथा समीकरण हुआ। c जो है यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है। c जो आया है वो क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो ये आप यहाँ पर कहोगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड का समाकलन करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का समाकलन करने के लिए तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ये पाओगे कि मान लो जो ये रहेगा, मान लो आप लिखोगे कि a माइनस एक्स बराबर p। a माइनस एक्स किसके बराबर है, p के। तो ये हमारा समीकरण कौन हो जाएगा, 5। अब इसके और आगे अवकलन यदि हम करते हैं तो यहाँ पर आप कहोगे अवकलन यदि हम करते हैं तो अवकलन से हमको जो मान रहेगा इस तरह डेल एक्स का जो मान रहेगा वो डेल पी के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, डेल पी। तो ये समीकरण हमारा कौन सा आ गया, 6, छठवां समीकरण इस तरह से हमको देखने मिलेगा। अब इसी तरह से हम और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक आप पहले देख लीजिए, फिर इसके आगे हम और अधिक जानेंगे। तो आपने पढ़ा कि कोई अभिक्रिया है, क्रियाफल बन रहा है, टी समय पश्चात उसका इतना सांद्रण है तो दर जो है उसके समानुपाती होगी। तो यहाँ पर इतना हुआ, दर लिख दिया समानुपाती। अब इसको हटा दिए तो क्या आ गया, के आ गया। अब इसको इधर ले गए तो ये इतना हो गया, ये डेल एक्स अपान ए माइनस एक्स। अब इसका हम समाकलन कर दिए दोनों ओर, हम ये समाकलन चिन्ह दिख रहा है तो लिख दिया गया। तो इस तरह से के टी प्लस सी जो है ये समीकरण 4 हुआ। लेफ्ट हैंड साइड के लिए समाकलन किए तो ए माइनस एक्स जो है कितना हुआ, पी। और ये समीकरण 5 है। अवकलन किए तो डेल एक्स जो है डेल पी के बराबर हुआ। ये समीकरण क्या है, 6। तो इतना दूर तक हम पढ़े। इसके आगे और बढ़ते हैं। तो अब आगे जैसा कि आपने देखा था डेल एक्स बटे ए माइनस एक्स ये था। अब इसमें अभी आपने बताया था कि डेल पी आप ला चुके हैं तो उसके बटे क्या होगा, पी। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब इसको और आगे यदि हम जाने तो ये हो जाएगा लॉग जिसका आधार ई है वो पी। तो ये इतना इसका मान रहेगा। अब इसको और अधिक हम कह सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा लॉग ए माइनस
यक्स। तो ये हमारा समीकरण कौन सा आ जाएगा? 7। तो इस तरह से डेल एक्स अपान ए माइनस एक्स और ये डेल पी अपान पी इसका ऋणात्मक मान, इसको हम लॉग आधार ई रहेगा और ये पी इसके ऋणात्मक मान, और इसको हम कह सकते हैं कि लॉग जिसका आधार ई है ए माइनस एक्स। तो ये हमारा जो है समीकरण कौन सा आ गया? 7। तो आप लिखोगे समीकरण 7 व 4 से आप प्राप्त करोगे अभी 4 जो बताया गया आपको। तो हमको इस तरह से मिलेगा कि लॉग आधार क्या रहेगा? ई, उसका ऋणात्मक मान, और ए माइनस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा के टी सी। ये 4 में था, उसको हमने मान रख दिया। तो ये अभी अभी हमारा जो समीकरण आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा? समीकरण 8। तो 7 और 4 से हमको ये मान मिलता है, तो ये आपने रख दिया। जहाँ सी क्या है आप बताओगे तो यहाँ लिख दोगे। जहाँ सी क्या है तो समाकलन स्थिरांक है। सी क्या है? समाकलन स्थिरांक है। तो इसको आपने लिख दिया। समीकरण 8 में t और x अभी अभी जो ला लिए हो ना, तो समीकरण 8 है। समीकरण 8 में t मतलब प्रारंभ में 0 है तथा सांद्रण भी 0 है, मतलब 0 ऐसा लेना है। तो इसको यदि आप रखते हो तो आप रखने पर इस तरह से हमको मान अब मिलेगा कि दोनों में से यदि आप मान रख दिए तो माइनस लॉग ई ये वाला दिख रहा है ना, तो इसमें ये जो है ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? सी। तो ये हमको मान मिला है और ये हमारा समीकरण कौन सा कहलाएगा? 9 कहलाएगा। समीकरण 9 में से सी का मान अब 8 में ले जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। तो समीकरण 9 से सी का मान आप लाए हो ना, तो सी का मान कहाँ रखोगे? 8 में रखने पर। अब 8 में रख दोगे अभी 9 से मान ले जाकर, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो ये तो रहेगा ही माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, इसको लिख दोगे, और के टी भी रहेगा और सी की जगह में भर रखोगे तो के टी रहेगा माइनस सी की जगह में यही हो जाएगा लॉग ई ए। तो ये जो है ये मान आपने रख दिया। तो ये हमारा समीकरण अभी अभी जो आ गया है वो कौन सा समीकरण है? 10। तो ये 10वां समीकरण आ गया इस तरह से। तो ये और ये हमारा समीकरण कौन सा रहेगा? ये 10वां। तो इस तरह से हम रख दिए 10वां समीकरण। अब फिर आगे हम बढ़ जाते हैं कि इसमें अलग अलग करते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग ई, जैसा कि आपको दिख रहा है ये, और माइनस और अधिक आप हल करोगे तो ये हो जाएगा जैसा कि आपने देखा लॉग ई ए, ये इतना गुणा हुआ और इसके आगे ऐसा हो जाएगा लॉग ई और ए माइनस एक्स। तो ये ए को ठीक से लिख दीजिए ऐसा। तो ये हमारा लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर कितना रह जाएगा? के टी। तो ये हमारा समीकरण कौन सा आ जाएगा? 11वां। तो 11वां समीकरण, इसको अब हम दोनों को एक साथ कर लेते हैं। लॉग ई दोनों में है ना, तो इसको एक साथ कर लिए। लॉग ई ए हो जाएगा ए अपान ए माइनस एक्स। ए अपान कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स। और अब बराबर कितना बच जाएगा? के टी। के टी यहाँ भी था यहाँ भी था, दोनों को रख दिए, तो इस तरह से रहेगा। हाँ, तो ये हमारा समीकरण कौन सा हो जाएगा? 12वां। ये समीकरण हमारा कौन सा हुआ? 12वां।
लघु गुणक का आधार ई को हम 10 में अब बदल देते हैं, तो आप यहाँ लिख दोगे लघु गुणक आधार ई को किस में बदलना है, 10 में परिवर्तित करने पर या बदलने पर। तो बदलने पर अब 12वां समीकरण हमारा इस तरह से दिखाई पड़ेगा कि k बराबर 2.303 अपॉन टी log, अब 10 हो जाएगा, log कितना हो जाएगा 10 a अपॉन a माइनस x। ठीक है, तो ये बदल दिया गया। तो इस तरह से जो है हमारा समीकरण देखने मिलेगा। तो इससे पहले हमको थोड़ा सा यहाँ पर जो 12वां समीकरण है उसके बाद एक पद और लिख दीजिए, इसको और ठीक कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको आगे लिखना है आपको। तो यहाँ पर जब k का मान हम जानेंगे तो k बराबर 1 अपॉन टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k बराबर 1 अपॉन टी, और यहाँ पर रहेगा log और e a अपॉन a माइनस x। अब ये समीकरण कौन सा हो गया, 13वां। अब वही वाला फिर से आपको कहना है कि लघु गुणक का आधार e के से 10 में परिवर्तित करने पर। तो लघु गुणक आधार क्या है, अभी e है, तो e को लघु गुणक 10 जो होता है आधार 10 में परिवर्तित करने पर, e को किस में परिवर्तित करना है, 10 में बदलने पर। तो कैसे बदलते हैं, तो k तो रहेगा, गुणा कर देते हैं 2.303 अपॉन टी और यहाँ पर log आधार 10 a अपॉन a माइनस x। तो ये समीकरण आपका कौन सा आ गया, 14वां। तो इस तरह से अब इसको 15 ऐसा भी कर सकते हो, इसको अब नीचे में रख दो तो k बटे कितना हो जाएगा, 2.303। तो इस तरह से इतना हो जाएगा बराबर 1 बटा टी और log 10 a बटे a माइनस x। तो इस तरह से ये 14वां समीकरण था और ये कौन है, 15। ठीक है, या इसको आप यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ से इस तरह से ऊपर भी लिख सकते हैं। तो अभी हम लाए हो कौन सा समीकरण था, 14वां। अब इसका एक और रूप आप देख सकते हो कि k बराबर 2.303। अब इसको हम नीचे ले आते हैं तो 2.303 और 1 बटे हो जाएगा वे और 1 बटे टी, इस तरह से log रहेगा जी, यहाँ पर log और आगे हो जाएगा ये log आधार 10 है a अपान a माइनस x। ये समीकरण कौन सा है, 15। तो इस तरह ये 14 के बाद आप देख रहे हो वहाँ पर कौन सा लिखा गया है, 15वां। तो इस तरह से आपने देखा। तो ये दोनों जो है अभिक्रिया दर स्थिरांक समीकरण है। तो ये भी आप कह सकते हो कि ये क्या है भाई, अभिक्रिया दर स्थिरांक समीकरण है, स्थिरांक समीकरण है। तो दर स्थिरांक समीकरण ये आ गया है 14वां, और इसी को आप वैसा भी लिख सकते हो जैसा कि 15 में व्यक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर ये आपको देखने मिल रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। तो यहाँ से फिर देख लीजिए कि डेल एक्स बटे ए माइनस एक्स, ये आपको देख रहे हो यहाँ पर डेल पी बटे पी का ऋण मान log जिसका आधार ही है पी आपने रख दिया। और इसके बाद यहाँ पर ये समीकरण 7 था, इसको 4 में जब मान ले गए तो इस तरह से हो गया, आपने देखा। तो ये समीकरण 8 आ गया, log जिसका आधार ही है और ये माइनस एक्स के टी प्लस सी समाकलन स्थिरांक है। अब प्रारंभ में समय और ये सांद्रण क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो शून्य रखोगे तो ये इसका मान कितना आएगा, सी आएगा। अब समीकरण 9 आ गया। तो इस तरह से ये
माइनस एक्स और उसको हल कर दिए हैं, 10 प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बराबर के टी माइनस लाग ई ए। अब इसमें से और आगे हल किए तो लाग ई ए और यहाँ पर भी ऋण मान रहेगा। 11वां जो समीकरण आपने प्राप्त किया है यहाँ धन में रहेगा। तो इस तरह से लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स और बराबर क्या हो जाएगा के टी ए। कौन सा समीकरण? 11वां। लॉग ए पाने के टी ए कौन सा समीकरण हुआ हमारा? 12वां समीकरण है। अब के का मान आप इतना लाओगे ए अपान ए माइनस एक्स और इसमें यदि आप लघुगुणक का आधार बदलते हो, ई को हम 10 में लिखते हैं आधार में, तो हमको गुणा करना पड़ेगा। 2.303 को गुणा करना है, तो गुणा कर दिए हैं। तो इस तरह से हमको मान मिला है समीकरण 14 और 15 में के बटे इसको कर देंगे, वहाँ 1 रहेगा। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो लॉग आधार 10 है, ए माइनस एक्स है। तो ये अभिक्रिया दर समीकरण है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अभी हमने क्या अध्ययन किया? अभिक्रिया दर समीकरण। तो आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर समीकरण को जाना और ये आपने प्राप्त किया के बराबर 2.303 अपान टी लॉग आधार 10 ए अपान ए माइनस एक्स। तो इतना जाना। धन्यवाद।